जो कद्दावर नेता थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, जो समाज सेवा में संलग्न रहने वाले। बेरोजगारी में हमारा प्रदेश पहले नंबर पर है, महिला अपराधों में पहले नंबर पर है। पहले एक जवाब, सबसे कड़ा जो नकल विरोधी कानून था वो धामी जी ने बनाया। भाजपा की जो काट की हांडी है झूठ की, वो कई बार चढ़ चुकी है, अब इस बार नहीं चढ़ेगी। जनता अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? इंदिरा आवास आता था तब मैं पंचायत पंचर ही था, वो कुछ सिफारिशें चलती रहती थी, कई बार बड़े बड़े ठेकेदारों को मिल जाते थे इंदिरा। भाजपा का विरोध करते करते कई बार जो है तो भारत का विरोध कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। गांधी जी का एक पुत्रमोह है और उस पुत्रमोह के कारण जो है तो इतने वर्षों से वो आज भी जो है तो नेता नहीं बन पाए। लोकसभा चुनाव जो है 5 सीटें हम जीते हैं, पंचायत चुनाव है तो हम जीते हैं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री हमारा है। नरेंद्र नगर में चुनाव हुआ था तो बड़ा शोरगुल था, वहाँ यूकेट के कैंडिडेट थे, 50 वोट नहीं ला पाए। गौचरान की भूमि थौलदार ब्लॉक की, और उसकी टेंडर प्रक्रिया हो जाती है शासन के माध्यम से, और वहाँ पर एक लंबा धरना प्रदर्शन चलता है। और उस धरने प्रदर्शन में आपके लोग भी, आपकी पार्टी के लोग, आपके दायित्वधारी वो लोग भी बैठते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और मंदिरों में ये प्रकरण आ रहे हैं, देश में आज राम मंदिर वाला प्रकरण अलग चल रहा है, और यहाँ पर जो है बद्रीनाथ मंदिर में भी आ गया, जिस पे करोड़ों लोग। विनोद सुयाल जी को पार्टी जो है विधानसभा कब पहुँचाएगी? और आपके मन में भी ये कसक होगी, मेरे बराबर किसी ने सड़कें बना दी होगी अपनी विधानसभा में, तो उन्होंने कहाँ से बना दी सड़कें? वो तो पीएम जो है सड़कें बनी है, वो तो महारानी महाराजा। पार्टी का आदेश विनोद सुयाल जी टिहरी में होते हैं, तो विनोद सुयाल जी उसके लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट, 12 मास पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। पॉडकास्ट की सीरीज में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक खास शख्सियत हैं, उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष युवा कल्याण परिषद, और पूर्व में आप जो हैं टिहरी जनपद के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, भाजपा संगठन में प्रदेश प्रवक्ता रहे, विनोद सुयाल जी। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैसे इसका नाम है वैसे ही निरंतर उन्नति करे और समाज के जो विशेष, जो समाज के अंदर जो भी अच्छा सकारात्मक चीज़ें उनको लेकर आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी 12 मास की टीम की तरफ से भी आपको जो नया दायित्व तो सरकार में मिला है, और कहा जाता है कि विनोद सुयाल जी जो हैं, लंबे समय तक विनोद सुयाल जी ने संगठन में काम किया, संगठन का अच्छा अनुभव है, और हम ये कहेंगे कि काफ़ी देर बाद आपको जो ये दायित्व तो मिला है, तो उसी से मैं शुरुआत करूंगा सर कि ये दायित्व तो मिला है, समय बहुत कम है, क्या रूपरेखा है आपकी, क्या योजना कोई बनाई है आपने कि इतने समय में मैं इस विभाग में रहकर कुछ? नहीं, देखिए हमारा नेतृत्व जो है मैं उसका ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे बाल्यकाल से ही हमेशा कुछ ना कुछ काम सौंपा है, चाहे वो जिलाध्यक्ष के रूप में रहा हो, चाहे जिला महामंत्री के रूप में रहा, उससे पहले चाहे गढ़वाल मंडल के प्रभारी के रूप में रहा हो, चाहे पंचायतों में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में रहा हो, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के रूप में रहा हो, डीसीडीएफ के चेयरमैन के रूप में रहा हो, और पार्टी ने मुझे दो बार जिलाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है। उसके बाद पार्टी ने मैं 3 जिलाध्यक्षों के साथ प्रदेश का प्रवक्ता भी रहा हूँ, और प्रदेश के प्रवक्ता का कार्यकाल जैसी, क्योंकि वहाँ भी प्रदेश का प्रवक्ता भी बहुत जिम्मेदारी का काम है, उसके कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है। इसलिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना होगा। समय का ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से समय कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और जितनी हम प्लानिंग करेंगे वो निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगी। और हम पूरी तरह वैसे आश्वस्त हैं कि आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, अब बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ऐसा नहीं है कि कोई देर से मिला होगा, अभी भी करेंगे, अच्छा करेंगे। मेरा अगला सवाल वही था, क्योंकि अब 2027 का चुनाव है, बस 4-6 महीने बचे हुए हैं, कितनी आश्वस्त है आपकी पार्टी, क्योंकि आपने पूर्व में और अभी कुछ समय पहले तक ही आप जो प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व निभा रहे थे, कितनी आश्वस्त है, क्योंकि चैलेंजिंग बहुत है? देखो, राजनीति में चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो मुख्य राजनीतिक दल है, जो मुख्य विपक्षी था हमारा कांग्रेस पार्टी, वो राजनीतिक दल का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कारण वो राजनीतिक दल समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं टिहरी जिले में ही आपको उदाहरण बता सकता हूं कि टिहरी जिले में जो जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे कांग्रेस के, जो कद्दावर नेता थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं, जो समाज सेवा में संलग्न रहने वाले थे। नीचे के बूथ के स्तर के कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, और अब उनके पास नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। उसकी दूसरी तरफ हम जाते हैं कि 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो इन्होंने अभी जो 12 वर्ष उन्होंने कुछ समय पहले उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नेहरू जी से भी ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, और जिस तरह से भारत की तस्वीर बदलने का उन्होंने काम किया है, वो सबके सामने है।
मैं देखो, जितनी क्रांतियां उनके टाइम पे हुई है, विकास के जो उन्होंने सोपान स्थापित किए हैं, वो एक अलग की धारणा थी। इससे पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के ज़माने आपने देखा होगा कि कभी भी जो डीबीटी के माध्यम से सीधा कभी किसी को जो लाभार्थी है, कभी उनको पैसा नहीं मिला। बीच में एक बिचौलों की बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला होती थी। स्वयं उनके पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें राजीव जी ने कहा था कि हम यहाँ से जो है तो 100 रुपये भेजते हैं और वो केवल नीचे तक 15 रुपये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी क्रांति पैदा की कि जो जिन लोगों ने बैंक नहीं देखे थे, जो कभी बैंक का मुंह नहीं देखते थे, उनको सबके बैंक अकाउंट जो है तो जीरो बैलेंस पे खुलवा दिया। उसके बाद जितनी भी योजनाएं आज प्रारंभ हो रही है, सब सीधे उनके खातों में पैसा जा रहा है। तो यानी कि उन्होंने एक ऐसी नींव रख दी है कि जिस नींव से भारत विकसित हो नहीं रहा है। वैसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हीं से प्रेरणा लेकर जितने भी योजनाएं बना रहे हैं इस समय, वो सब युवाओं के हित के हिसाब से, क्योंकि वो भी एक सैनिक के बेटे हैं और वो भी एक, हमारे यहाँ जो भी नेता हैं वो सब ग्रास रूट से चले हुए नेता हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा वंशवाद वाला नेता नहीं है कि जो भी हैं वो नीचे से चल के ऊपर आए हैं। तो उनको सब यहाँ का, उत्तराखंड के भूगोल का और अपनी जीवन की कठिनाइयों का सबको पता है। जैसे मैं भी हूँ तो मुझे पता है कि मेरे गांव में क्या कठिनाई है, बाल्यकाल से इस काम को कर रहे हैं। तो नीतियाँ भी उसी तरह की बनती है। अब अभी आप देख लीजिए, देखो सकारात्मक पक्ष, विरोधी क्या कहते हैं वो तो एक अलग विषय है, उनका कहना अलग है। अगर उत्तराखंड के बारे में आप देखेंगे तो आज जो है तो उत्तराखंड पर्यटन का हब बनता जा रहा है। और उत्तराखंड का पर्यटन का हब क्यों बन रहा है कि जो इतने होम स्टे, आज आप देखेंगे तो जो 4 धाम यात्रा है उसमें यात्रियों की संख्या, कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उसकी क्योंकि सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, इतने होम स्टे बन गए। पहले लोग जो सीधे वहाँ से वहाँ जाते थे, अब लोग अंदर ब्रांचों में भी जाने लगे, लोग घूमने के लिए जाने। आज ये टिहरी लेक है, इसके चारों तरफ देखिए आप, तो कितना अच्छा सुंदर है। आपका इस घनसाली का डेवलपमेंट देखिए, अगर आप 14 से पहले जाएंगे, आज इस पूरी विधानसभा का डेवलपमेंट देखिए, सड़कों का स्ट्रक्चर कितना अच्छा खड़ा हो गया। आपका गंगी तक जो है तो कितना सुंदर मार्ग हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो प्रयास किए केंद्र सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। अभी 5 वर्ष आज का कार्यक्रम था सेवा, समर्पण और सुशासन का। माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 वर्ष पूरे हुए, वो भी अपने एक रिकॉर्ड बनाने वाले, वो भी नारायण दत्त तिवारी जी के बाद ऐसे कभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं कि वो भी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, एक धैर्यवान, एक उत्तराखंड को समझने वाले। सौर ऊर्जा जो हमने कल्पना में नहीं, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा है तो उस कल्पना में नहीं की थी कि अब मैं यहाँ पे के भिलंगना में कई उदाहरण गिनवा सकता हूँ, पूरे 30 जिले में कई उदाहरण गिना सकता हूँ जिन दारखालों में कोई नहीं जाता था, जो किसी उपयोग में नहीं आते थे, जहाँ लोगों ने छोड़ दिए थे। जहाँ मैं तो एक स्थान पर गया, कंसवाल है यहाँ पर ही ऊपर, मैं वहाँ देखने गया तो उनके पत्नी 3 पुश्त पहले वो गांव से नीचे उतर गए थे, उन्होंने उन्हीं मकानों को रेनोवेट कर दिया है। यानी रिवर्स प्लान की तरफ बढ़ रहा है उत्तराखंड। लेकिन हमको आशाबिंद रहना पड़ेगा और हमको व्यक्तिगत प्रयास भी करेंगे। सरकार की बहुत सारी युवाओं के लिए सब्सिडी योजनाएं, हमारी लखपति दीदी जो है तो लगभग 2.5 लाख जो है तो लखपति दीदी बन गए। मैं तो देहरादून में ऐसे समूह देखे जो करोड़पति भी बन गए हैं। तो हम और आज एयर कनेक्टिविटी, वाई कनेक्टिविटी, अब आज आप देखो हेली सेवाएं से जो है तो 4 धाम के लिए प्रारंभ हो रही हैं। यहाँ ये गंगोत्री जा रही हैं, पुरानी टिहरी लेक में आ रही हैं, आपका जो है तो बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं। ट्रेन आपकी जो है तो 1 साल बाद जो है तो आपके नज़दीक, घनसाली के नज़दीक जो है तो आपका यहाँ पर स्टेशन जंक्शन बन रहा है ये मलेथा में। तो डेवलपमेंट इतना बड़ा, आपकी ऑल वेदर रोड से जो है तो कितना बहुत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने जो बातें रखी उनमें आपने एक बात का जिक्र किया सर कि विपक्ष की नीतियाँ। अभी मैं कुछ समय पहले की बात करूंगा तो हमारी इसी पॉडकास्ट में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी आए थे, तो उन्होंने कुछ बातें रखी, उन बातों को मैं रख रहा हूं। उनका कहना है कि बेरोजगारी में हमारा प्रदेश पहले नंबर पर है, महिला अपराधों में पहले नंबर पर है। पहले एक जवाब, उत्तराखंड में इन 5 वर्षों के अंदर 4.4 पॉइंट उनको अध्ययन करना चाहिए, बेरोजगारी दर घटी है और 34,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। सबसे कड़ा जो नकल विरोधी कानून था वो धामी जी ने बनाया है। मैं थोड़ा पूरी बात कर लूँ सर अपनी, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक साथ ही जवाब दें। तो उनका ये कहना था कुल मिलाकर कि हमारे पास जनता का समर्थन है, क्यों उनका कहना ये है, और लगभग विपक्ष के तमाम नेताओं, जो आपके मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उनका ये कहना है कि भाजपा की जो काठ की हांडी है झूठ की, वो कई बार चढ़ चुकी है, अब इस बार नहीं चढ़ेगी, जनता हमारे साथ है। और कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखती हैं कि अभी आजकल की बात करूं मैं तो परिवर्तन संकल्प यात्रा एक उनकी चल रही है कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश में, और उसमें काफ़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जनता में नाराज़गी है और जनता इस बार जो है भाजपा को हटाएगी। इसीलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या जनता में सचमुच में नाराज़गी है या आप जनता को संतुष्ट कर रहे हैं? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए,
आप विधानसभा वार अगर उनका सर्वेक्षण करेंगे, आप इस टिहरी जिले में ही कर लीजिए, तो 5 स्थानों पर हम हैं, 1 स्थान पर वो केवल है। और कुछ सीटें तो ऐसी हैं कि कांग्रेस पास कैंडिडेट नहीं है। अब ऐसा विरोध परिवर्तन यात्रा निकाल देना, अब उनमें आपस में कुछ लोग अपना समूह बना के आपस में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोग एकत्रित हो जा रहे होंगे यार कि अगर तेरे को टिकट मिल जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ, यही हो रहा है वहाँ, तेरे को मिल जाएगा तो मैं तेरे साथ हूँ, नहीं तो मैं बीजेपी में रहूँ, बीजेपी ठीक है, इससे बढ़िया। देखो, हमने आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने और पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो हमारा आम दूर छोर पर बैठा था, जो अंत्योदय का विचार था, उस तक हमारी योजना का लाभ मिल रहा है। ये राजनीतिक रूप से छटपटा रहे हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया है, इनको बहुत अवसर मिले थे। हरीश रावत जी को अवसर मिला था उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, उससे पहले जो है तो विजय बवना जी है, उससे पहले जो है तो नारायण दत्त तिवारी जी को अवसर मिला था। हमारी सरकार जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं और जब से मोदी जी आए हैं, तब से देश की कायाकल्प हो गई और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट विश्वास है। छोटी मोटी कई स्थानों पर, कहीं पर छोटा मोटा विकास तो एक सतत प्रक्रिया, कुछ चीज़ें रुकी होंगी, लेकिन योजनाएं ऐसी बनाई गई हैं कि आप बताइए, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चाहे वो कोई कांग्रेस वाला हो, चाहे वो बीजेपी का गांव हो, किसी गांव, उसको मानकों के आधार पर वहाँ जाना ही जाना है। जल जीवन मिशन में घर घर नल, घर घर जल, उसे जाना ही जाना है। आसानी आधार पर किसी ने कहीं पर भूल चूक हुई होगी तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी मंशा तो बहुत सुंदर थी और उसके 90% परिणाम भी बहुत अच्छे आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, कैसी बात कर दी आपने, 5 लाख रुपए पहाड़ के एक दूरस्थ क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले आदमी को अगर 5 लाख रुपए की मदद अस्पताल में मिल जाती है, मैं स्वयं जानता हूँ, उससे पहले लोग 1 लाख रुपए के लिए तड़प जाते थे, हम 5 लाख रुपए का क्लेम दे रहे हैं सभी लोगों को। तो ऐसे अनाज सबको मिल रहा है। तो भाई, हम तो विकसित, मतलब इसमें कहीं हम ये भी नहीं कर रहे कि कोई जैसे कांग्रेस के ज़माने होता था कि उन्हीं के कुछ जो उनके कार्यकर्ता वगैरह वगैरह वो उन्हीं को योजनाएं जारी। उनके ज़माने आप तो छोड़ रहे होंगे, इंदिरा आवास आता था, तब मैं पंचायत पंचर ही था, उसमें कुछ सिफारिशें चलती रहती थी, कई बार बड़े बड़े ठेकेदारों को मिल जाते थे इंदिरा आवास। आज तो नॉर्म्स है, जीपीएस सिस्टम के माध्यम से वो हो रहा है, पूरे मानक है, पूरी पारदर्शिता है। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो जो ऋषि पुरुष है। और एक दूसरी तरफ जो है तो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनका क्या विजन है आप बताइए। वो कई बार क्या करते हैं कि भाजपा का विरोध करते करते कई बार जो है तो भारत का विरोध कर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो वो तो सोनिया गांधी जी का एक पुत्रमोह है, और उस पुत्रमोह के कारण जो है तो इतने वर्षों से वो आज भी जो है तो नेता नहीं बन पाए हैं। तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी तीसरी बार हमारी पुनरावृत्ति होगी, और निश्चित रूप से हम इससे भी बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट विगत 1-1.5 वर्षों में हम प्रदेश में देख रहे हैं। एक तीसरी ताकत के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल, विशेषकर सोशल मीडिया में जो यूथ का एक क्रेज है उनके प्रति, वहाँ पर भी कुछ युवा नेता जुटे हैं उस पार्टी के लिए। तो इसको कितनी चुनौती, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं सर, वो बहुत स्थानीय मुद्दे हैं, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे हैं, और वो मुद्दे कहीं ना कहीं जो यूथ है, हमारा प्रदेश का यूथ है, उस यूथ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में एक बहुत बढ़िया उनका वो दिख रहा है। तो इसको कितना चुनौती मानते हैं आप 2027 के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता थे, जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल बनाया था, उनमें दिवाकर भट्ट जी भी एक थे, उसमें प्रीतम सिंह पंवार जी भी थे, उसमें विधायक थे। तो उन्होंने राज्य हित में उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, उन्होंने जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, और अच्छा काम उस समय हुआ है। अब आज की डेट में अभी आपने उन्होंने बहुत सारे प्रकरण खड़े करने की कोशिश की, लोगों ने इस समय, मतलब झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर और नेताओं पर लगाए। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव जो है 5 सीटें हम जीते हैं, पंचायत चुनाव हुआ है तो वो हम जीते हैं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री हमारा है। तो अब वो एक कुछ स्थानों पर, कतिपय स्थानों पर कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी कोई विशेष चुनौती है नहीं। इतना जरूर है कि थोड़ा बहुत वोट अगर उनको कहीं पड़ेगा तो वो कोई स्थानीय आधार पर कोई स्थानीय कमियों का कारण पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई नीतियां, उनका कोई नेतृत्व नहीं। क्या है उनके पास नेतृत्व? कौन ऐसे इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा राजनीतिक दल है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हमारा बूथ पर कार्यकर्ता है, बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख है हमारे पास। हमारे साथ तो सब लोग जुड़े हुए हैं, सब समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
महिलाओं का इतना अपार समर्थन हमको है। वो कुछ स्थानों पर ऐसा शोरगुल मचा सकते हैं, और वो पीछे 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 चुनाव में उनको देखा भी, नगर पालिका का नगर में चुनाव हुआ था तो बड़ा शोरगुल था वहाँ, यूकेड के कैंडिडेट थे, 50 वोट नहीं ला पाए वो। तो एक शोरगुल मचाना सोशल मीडिया पे और एक केवल इवेंट बनाना अलग चीज़ है। रियल राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा स्थापित राजनीतिक दल हो गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में, और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सब का लगातार हम 24 घंटे जनता की सेवा में संलग्न रहने वाले कार्यकर्ता है। इसलिए निश्चित रूप से हम 12 सालों से केंद्र में हैं, 10 सालों से यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से जिस पेड़ में फल लगे होते हैं उसमें पत्थर हर कोई मार देता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इससे बड़े बहुमत साथ आएगी। अभी आपने बंगाल, अगर भारत का नक्शा उठा के देखें तो बंगाल से लेकर असम से लेकर आप वहाँ देखिए, आपका कितने स्टेट बचे हुए हैं। हमारे पास देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थानीय दल है वो तमिलनाडु का उदाहरण देते हैं। नहीं, स्थानीय दल तमिलनाडु का उदाहरण देखो, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर केवल अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता ही नहीं थी, वो तो सबको ही पता था। लेकिन अन्य स्थानों में हम तीसरी बार रिपीट कर चुके हैं, और गुजरात में तो हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। तो जनता ने मन बना लिया है। 100% सहमति तो कहीं नहीं होती है लोकतंत्र में। अब कुछ है, कुछ बुरा मत मानना मेरी बात का। आज तक जो है तो पहले ये पूरा ये जो क्षेत्र था इसमें बहुत सारे कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्टों ने कई जगह जो है तो और जगह भी वहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर नक्सलाइट, वहाँ उधर नक्सल, आज वो नक्सलाइट सब सिलेंडर कर गए। यहाँ भी थे तो कहाँ है, कहीं नहीं है। तो कांग्रेस सब समाप्ति की ओर है। जब उसका चरम था कांग्रेस का, उस समय उन्होंने देश हित के काम नहीं किए हैं। जिस तरह से देश की नीतियाँ चाहिए थी उस तरह की उन्होंने निर्णय नहीं लिया। मोदी जी ने पूरे देश के सांस्कृतिक मूल्यों को, और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी इस उत्तराखंड के देव स्वरूप को बनाए रख रहे हैं, जिस तरह कानून बना रहे हैं, जिस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, तो जो समझदार बुद्धिजीवी आदमी उस बात को समझ रहा है। जिसको सिर्फ सत्ता की भूख है कि मुझे फलां व्यक्ति के खिलाफ एमएलए बनना है, फिर मैं मुझे ये बनना है, वो कुछ ऐसे कोई महत्वाकांक्षी समूह है, वो भी समूह आपस में एकत्रित नहीं, वो भी अलग अलग जगह पर स्थानों पर हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा उसको मैं कुछ बहुत बड़ी चुनौती मानता नहीं हूँ। 2 प्रकरणों का जिक्र करूंगा सर मैं। लेटेस्ट प्रकरण है और उसमें आपकी सरकार पर काफ़ी ज़्यादा जो है उठ रहा है। एक तो पहले मैं टिहरी जनपद के प्रकरण की बात करूंगा। एक गौचरान की भूमि ठौलदार ब्लॉक की, और उसकी टेंडर प्रक्रिया हो जाती है शासन के माध्यम से, और वहाँ पर एक लंबा धरना प्रदर्शन चलता है। और उस धरने प्रदर्शन में आपके लोग भी, आपकी पार्टी के लोग, आपके दायित्वधारी वो लोग भी बैठते हैं, और विपक्ष उसको इस प्रकार से मुद्दा बनाता है कि जो भाजपा है वो भाजपा की सरकार जो है अपने लोगों को जो है हमारी भूमि भी बेचना चाहती है। तो पहले मैं इस प्रकरण पे आपका पक्ष जानना चाहता हूँ कि ये वाकई है क्या। देखो, मैं हमेशा अपने कभी भी जहाँ भी मेरा इंटरव्यू, साक्षात्कार, पोस्टकास्ट जहाँ भी होता है, मैं हमेशा जनता से अपील करता हूँ कि ज़मीन उनकी है, उनका अधिकार है, लेकिन उनकी पैतृक संपत्ति है, उसको न बेचें। पहली गलती तो हम ये कर रहे हैं कि हम थोड़े से लालच के लिए अपनी ज़मीनें बेचते जा रहे हैं। जो अच्छे डेस्टिनेशन थे उसके आसपास की ज़मीनें जो है तो लोग खरीदते हैं, तो उसका मालिक, उसका अधिकार है, वो खरीदा है। जिस स्थान की आप बात कर रहे हैं उस स्थान पर बड़ी मात्रा में ज़मीनें खरीदी गई, तो वो ज़मीन तो जिसकी थी उसने बेच दी है। अब चारों तरफ से खरीदी, अंदर की थोड़ी ज़मीन बच गई, तो उस पर लोगों ने आपत्ति प्रकट की है, तो उसको निरस्त कर दिया गया, उसको वो धरना समाप्त हो गया है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आप अपील जरूर करना चाहूँगा, बिल्कुल, ये पूर्वजों की थाती है, बिल्कुल। और इसको देखो, चाहे आप, मैं ठीक है, प्रतिभाएं पलायन करती हैं, पूरा विश्व आज एक देश हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि जापान नहीं जाना चाहिए, इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए, उस तरह की परंपरा नहीं। आज पूरा, अभी मैं भी अभी यहाँ हूँ, अभी आजकल इतनी सुविधाएं हैं मोदी जी के राज में, तो जो हवाई चप्पल वाले थे वो हवाई जहाज में बैठ के जा रहे हैं। अब इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, प्रतिभाएं पलायन कर रही हैं। लेकिन जो हमारा मूल स्थान है, जहाँ से हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, जहाँ से हमारी जड़ें जुड़ी हुई है, उन घरों को हमको अपना जिंदा रखना चाहिए, और उनको एक मंदिर समझकर उन्हें समय समय पर रेनोवेट भी करना चाहिए। हमारे बच्चे हैं तो उनको अपनी स्थानीय बोली भाषा, स्थानीय परिस्थिति से रूबरू कराना चाहिए। अगर उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं तो फिर जिस समय छुट्टियाँ होती हैं, हमको एक गेट टुगेदर के कुछ ऐसे कार्यक्रम करने पड़ेंगे, जैसे हमारी बहुत सारी संस्कृति है वो लुप्त ना हो हमारे। अब जैसे हमारे यहाँ अभी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी मन्नाड़ पर,
तो वो हमारे नए वास्तव में वो इतना ऐसा वाद्य यंत्र है कि अगर उसको वो विलुप्त हो गया तो हमारे लिए एक संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी उससे परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इस तरह के हमारे कई सारे जो रीति रिवाज हैं, फंक्शन हैं, उनको हमको समय समय पर गेट टुगेदर करके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। सरकार के माध्यम सरकार हर चीज़ में सब्सिडी देने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस मानसिकता को भी त्यागें कि हमें नौकरी ही करनी है। सरकारी नौकरियां सीमित हैं, जितनी अधिकतम सबसे ज़्यादा पुष्कर सिंह धामी जी लगाई है 34,000, ठीक, और भी जो पद खाली उन्होंने लगा रहे हैं, लेकिन रोजगार देने वाले बनो। कई स्थानों पर ऐसी स्थिति आ गई है कि जिसने जमीन बेची वो फिर वही नौकरी कर रहा है, और सरकार जो है तो सब्सिडी देने के लिए तैयार है। जो नौजवान साहसी नौजवान काम कर रहे हैं उनके परिणाम बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, और उत्तराखंड ऐसा डेस्टिनेशन बन गया कि सब शादी करने के लिए उत्तराखंड ही आ रहे हैं। आज त्रिजुग नारायण में कितनी शादियाँ होती हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन है, कुछ दिन बाद मुझे लगता है कि यहाँ भी सबसे काम होंगे। तो इसलिए मैं तो आशावादी हूँ कि उत्तराखंड का भविष्य बहुत अच्छा है। और मैंने जैसा बोला कि 2 प्रकरण, एक दूसरे प्रकरण की बात करूंगा सर मैं। बद्रीनाथ में चंदा जो चोरी का जो मामला उठ रहा है, उसमें एक वैयक्तिक सहायक है, उनका निलंबन भी हो गया, और कांग्रेस ने कल वहाँ पर जो है मौन उपवास भी रखा। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि आपकी सरकार पर इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, और मंदिरों में ये प्रकरण आ रहे हैं। देश में आज राम मंदिर वाला प्रकरण अलग चल रहा है, और यहाँ पर जो है बद्रीनाथ मंदिर में भी आ गया, जिसपे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने तुष्टिकरण कर रखा था, जिन राजनीतिक दलों ने, अब कम से कम उन्हें राम जी की याद आने लग गई, उन्हें बद्रीनाथ जी की याद आने लग गई। नहीं तो वो तो जालीदार टोपी पहनकर ही पहनने में उन्हें आनंद था। देखिए, कहीं पर कोई भी प्रकरण हुआ है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी जिस तरह से भी, और ऊपर से भी ये कहा गया है कि अगर कहीं पर भी कोई प्रकरण हो तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। निश्चित रूप से जब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का खड़ा होता है तो उसमें कोई एक आकर कहीं है तो उसके लिए उसकी जांच होगी। जांच से पहले बोलना चिल्लाना तो कोई ठीक है नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा कहाँ से आ गई? इसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कहाँ से आ गए? ये तो कोई विषय नहीं ना। अगर कहीं पर ऐसी घटना हुआ कि अब बद्रीनाथ में अगर ऐसी घटना हुई तो अगर वैयक्तिक सहायक को निलंबित किया गया तो आगे जांच प्रक्रिया प्रारंभ है। मुख्य सरकार की भूमिका ये होती है सर कि क्योंकि प्रबंधन जो वहाँ पर काम कर रहा है उस पर जांच होगी, और कथे भी किसी की भावनाओं को जो है तो वो नहीं होगा। इस पर निश्चित रूप से देखो, समाज है, समाज चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कहीं सिस्टम में गड़बड़ होगी तो दोषी होंगे। देखो, पुष्कर सिंह धामी जी ने डीएम को तक बर्खास्त किया है भ्रष्टाचार के मामले में। हरिद्वार लैंड में बड़ी बड़ी आईएएस भी वो है, इसलिए वो तो यही संकल्प है कि भ्रष्टाचार तो बिल्कुल बर्दाश्त किया नहीं जा सकता है। अगर कहीं पर जांच के बाद ऐसी कोई बात आएगी तो उसमें कोई भी हो तो मतलब ही नहीं होता है। सर, अब प्रदेश से हम जो है टिहरी पर और विशेषकर विनोद सुयाल जी पर आते हैं। कुछ चीज़ें विनोद सुयाल जी के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि ऐसे जिलाध्यक्ष हुए हैं टिहरी जिले में, भाजपा के लोग बताते हैं कि जिनका आज भी कार्यकर्ताओं से मेल जोल उसी तरीके से, जो कार्यकर्ता उस टाइम मिले होंगे विनोद सुयाल जी को, उनसे आज भी विनोद सुयाल जी उसी आत्मीयता के साथ मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपके पुराने कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें आज के अध्यक्ष को अपने मंडल अध्यक्षों के नाम तक ढंग से याद नहीं होते, और विनोद सुयाल जी को एक कार्यकर्ता का नाम याद होता था। परंतु विनोद सुयाल जी को पार्टी जो है विधानसभा कब पहुँचाएगी, ये आपके चाहने वालों का भी है और आपके मन में भी ये कसक होगी, क्योंकि आप मतलब जिसको बोलते हैं फुल टाइम पॉलिटिक्स संगठन के लिए बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। देखिए, जब मैं राजनीति में आया था तो मैं विद्यार्थी परिषद से राजनीति में आया था, तो और संघ की शाखा से मैं राजनीति में आया था, तो मैं राष्ट्रवाद से प्रभावित था और मैं बाल्यकाल से उसमें आया। तो फिर मैं उसके बाद विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर आया, तो फिर मुझे राष्ट्र प्रथम, उसके बाद दल, उसके बाद इन सारी भावनाओं से, उसके बाद फिर मैं युवा मोर्चा में आया। मेरे राजनीतिक दल ने मुझे अभी तक कभी खाली नहीं रखा है, बिना काम करने रखा है। ये जरूर हो सकता है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव, देखो सभी को ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी तो टिकट नहीं दिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन ऐसा अवसर आएगा तो मुझ जैसे कार्यकर्ता को, और कोई भी अवसर कभी भी प्राप्त हो सकता है, मुझे नहीं, अन्य को, किसी को अवसर प्राप्त हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं। जो काम हमको दिया जाता है उसको हम पूरी लगन और निष्ठा के साथ कहते हैं। मेरे कार्यकर्ता साथी क्योंकि बाल्यकाल से ही सब साथ कर रहे हैं, 30-35 साल हो गए,
तो उसमें उसमें कारवां जुड़ता रहा। जिला अध्यक्ष होने के नाते, जिला महामंत्री होने के नाते कार्यकर्ताओं का संकलन करने का अवसर प्राप्त हुआ पूरे टिहरी जिले के अंदर। फिर प्रवक्ता के बाद उसके बाद भी देहरादून में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, तो लोगों से संपर्क और संबंध बढ़े हैं। अब विधानसभा का चुनाव आगे है, तो भारतीय जनता पार्टी सभी चीज़ों को देख रही है। कई प्रकार के सर्वे हो रहे हैं, कई प्रकार की दृष्टि हो रही है। और मेरे साथ कोई उनका कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लड़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इसको लड़ाना कि नहीं लड़ाना है। हमारी पार्टी बहुत सामूहिक रूप से निर्णय लेने वाली पार्टी है और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने वाली पार्टी है। मेरी पार्टी के प्रति अपार आस्था है और मुझे अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि जिस भूमिका वो मुझे रखना चाहिए उस भूमिका में मैं रहूँगा। आपकी गृह विधानसभा की बात करता हूँ। कहते हैं कि सुयाल जी 2012 से जो है उसमें थे, पर 2012 की परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपकी सरकार में जो मंत्री थे उत्तराखंड क्रांति दल कोटे से, उनको आपको सिंबल देना पड़ा। वो परिस्थितियाँ अलग बन गई थी। परंतु 17 में बहुत उम्मीदें थी, पर नहीं उम्मीदें हो पाई। 22 में भी फिर विनोद कंडारी जी को ही रिपीट करना पड़ा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि 27 में हम देवप्रयाग विधानसभा के कार्यकर्ताओं के, काफ़ी आपके कार्यकर्ता हैं वहाँ पर, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं उनको आज भी उम्मीद है कि शायद 2027 में जो है सुयाल जी को जो है पार्टी मौका दे देगी। देखो, ऐसा है, मैंने कभी भी टिकट नहीं मांगा है, न मैं टिकट की दावेदारी करता हूँ। मैं देवप्रयाग विधानसभा का मतदाता हूँ। मन में तो होता होगा सर ना? मैं देवप्रयाग विधानसभा का मतदाता हूँ। जी बिल्कुल। और मैंने वहाँ पर बहुत सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, एक संगठक की भूमिका के रूप में। और मुझे लगता है कि अभी 2 बार से हमारे वहाँ पर विनोद कंडारी विधायक हैं और निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दावेदारी का तो कोई विषय ही नहीं होता। दावेदारी तो मुझ जैसे कार्यकर्ता से दावेदारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरी पार्टी जिस भूमिका में रखेगी, मेरी पार्टी जो काम देगी, मैं वो काम करूँगा। मैं इतना ही चाहता हूँ, मेरा अपने नेतृत्व से इतना आग्रह रहता है कि मुझे, और भगवान से भी प्रार्थना रहती है कि मुझे इस पार्टी का काम करने का अवसर प्राप्त होता रहे। वो भूमिका कुछ भी हो, वो देखी जाएगी। एक चीज़ और, जैसे मैंने सुयाल जी के बारे में बताया, एक चीज़ और कही जाती है कि विनोद सुयाल जी एक ऐसे जिलाध्यक्ष हुए हैं कि जिनको टिहरी जनपद की 6 विधानसभाओं का गणित जो है उंगलियों पर पता है कि यहाँ का कौन सा समीकरण है और यहाँ पर कौन सा गणित फिट बैठेगा। मैं एक प्रकरण की बात करता हूँ सर, टिहरी विधानसभा की। टिहरी विधानसभा में जो है बड़ी अजीब सी स्थिति है कुछ वर्षों से। पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस सरकार के आपकी पार्टी में हैं। आपके वर्तमान विधायक जो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे वो आपकी पार्टी में हैं, वो तो सिटिंग विधायक हैं। और जो तीसरे कैंडिडेट जो आपके विधायक रहे पर 2022 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, वो आपके उसमें। अब उसका टकराव की स्थिति कहाँ पर पैदा हो रही है सर कि अभी कुछ दिन पहले आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे अंजनी सैंड में, और एक आयुष अस्पताल का मामला था। वो पूर्व विधायक धन सिंह नेगी जी बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए बजट भी स्वीकृत करवा दिया था उस टाइम पे। और उनका सीधा आरोप जो वर्तमान विधायक हैं आपकी पार्टी के हैं उन पर है कि इन्होंने जो जानबूझ के इसको अन्यंत्र शिफ्ट करने की स्थिति हो रही है और वो टकराव की स्थिति हो रही है। पहले तो इस प्रकरण पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा एक दूसरा सवाल है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का द्योतक है कि किशोर उपाध्याय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। दिनेश दलाई जो है तो कैबिनेट मंत्री रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। धन सिंह नेगी जी कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, वो फिर बीजेपी में शामिल हुए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे। तो ये हमारी पार्टी की लोकप्रियता का द्योतक है कि सारे हमारी पार्टी में आना चाहते हैं। बाकी ये छोटी मोटी जो जिस तरह के आयुष अस्पताल वाला है, इस विषय पर क्या है, इस विषय पर मुझे थोड़ा अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि मैं उस स्थान पर अभी गया नहीं हूँ। लेकिन ये देखो कि सारे लोग तो हमारे पास ही हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ये क्यों है? इसीलिए तो है कि ये समझ चुके हैं कि यार इस देश का भला केवल नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, इस प्रदेश का भला केवल पुष्कर सिंह धामी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और इन्हीं के पास संगठन है, इन्हीं के पास सब कुछ, तभी तो लोग इस पार्टी में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्तरकाशी में भी है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसी स्थिति धनोल्टी विधानसभा में है, ऐसी स्थिति जो है तो यमुनोत्री विधानसभा में भी। तो ऐसी स्थिति जो है तो आपके जो है तो क्या बोलते हैं उसका नाम, वो हमारे देवप्रयाग के विधायक तो कह रहे हैं कि बोलो भाई मैंने लड़ना है चुनाव, नहीं लड़ना है। तो अब बताओ, पूर्व विधायक जब इस स्थिति में आ गए हैं कि एक तरह से उन्होंने हथियार ही डाल दिए है, तो वहाँ में कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देती। यहाँ कुछ तकनीकी कमियों के कारण थोड़ा प्रताप नगर में, लेकिन निश्चित रूप से इस समय वहाँ जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस समय तो हम 6 की 6 सीट जीतेंगे जिस स्थिति में हम हैं।
ये प्रतापनगर विधायक जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, वो तो अभी कुछ दिन पहले तो उनका एक बयान भी हुआ जारी कि मेरे बराबर किसी ने सड़कें बना दी होगी अपनी विधानसभा में। तो उन्होंने कहाँ से बना दी सड़कें? वो तो पीएमजे से सड़कें बनी है। वो तो महारानी महाराजा लक्ष्मी के साहित्य से स्वीकृत होते हैं, माने पुष्कर सिंह धामी जी की स्वीकृत होती है। वो तो मानकों से बनती है सड़कें। वो क्यों जनता का बेवकूफ़ बनाए? वो मेरे साथ किसी दिन उन्हें डिबेट में बिठा देना। वो कहाँ से लाए? वो तो हमारे मानक थे, हमारी नीतियाँ हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उससे सड़कें बनी है। हमने ऐसी नीतियाँ तो बनाई, इसलिए जनता को लगा ये कुछ कर सकते हैं। यहाँ मांगने मूंगने वाला कोई सिस्टम था ना। हमने कांग्रेस से देखा ना बीजेपी, इसलिए वहाँ प्रतापनगर का भी समग्र विकास हो। हमारी इच्छा समग्र विकास की है भाई। उत्तराखंड भी तभी विकसित होगा जब आपका भी विकास होगा, मेरा विकास होगा, आपका विकास नहीं होगा। या अन्य भाई कोई है, कोई छोटे काम करने वाला है, कोई बड़ा काम करने वाला है, कोई बिल्डिंग बनाने वाला है, कोई जो है तो किसान बनाने वाला है। जब सबके एक गांव में आर्थिक स्थिति सुधरेगी तभी तो विकसित उत्तराखंड बनेगा, तभी तो विकसित बढ़ेगा। तो हम तो इस चिंतन में चल रहे हैं। हम कुछ क्षणिक लोगों के समूह को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, इसलिए जनता हमसे खुश है। बाकी तो मैंने पहले भी कहा कि बाकी तो हम इतने समय से काम कर रहे हैं, तो लोगों की हमसे अपेक्षाएं तो बढ़ेंगी ना। तो ये है। मैंने भी सर टिहरी सीट का जिक्र करा, उसमें एक चीज़ आ रही है और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि पार्टी जो है, क्योंकि टकराव की स्थिति है, 3 पूर्व विधायक हैं और विनोद सोयाल जी को जो है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए ऐसा उनका ये तर्क है कि विनोद सोयाल जी लगातार राज्य मंत्री बनने के बाद विशेषकर जो है टिहरी विधानसभा में सक्रिय। नहीं, टिहरी में जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मेरा घर देवप्रयाग विधानसभा में, और सक्रियता टिहरी में बनी हुई है। नहीं, सक्रियता नहीं में वो क्योंकि जिला मुख्यालय है तो आना जाना बना रहता है। जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ तो उस नाते वहाँ रहना ही पड़ता है। अगर प्रवक्ता था तो देहरादून में रहता हूँ, इसका मतलब थोड़ी कि मैं राजपुर से चुनाव लड़ जाऊँगा, ये विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ, कोई टकराव नहीं है। हमारी पार्टी में आने के बाद पूरा आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आता है कि ये पार्टी किस तरह की है। सब हमारे यहाँ प्रशिक्षण के कार्यक्रम चले हैं जिसमें इन सब ने भाग लिया है, पूरी मनसा के साथ आए हैं। पूरी मन जो पार्टी निर्णय करेगी उसको सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के वर्क कल्चर को देख लिया है। और वो आए भी इसीलिए है क्योंकि वो अच्छे लोग थे। उन्हें लगता था यार यहाँ ठीक है, इस पार्टी के अंदर कुछ अनुशासन है, इस पार्टी के अंदर जो है तो कुछ समाज सेवा करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब हमारे पास तो ऐसे सामाजिक संगठन है जिन्होंने आजीवन जो है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी जो है तो घर बार छोड़ रखा है और देश समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम उनसे प्रेरणा लेके काम करते हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेके काम करते हैं। तो हम हमारे लिए सत्ता कोई उपयोग का माध्यम थोड़ी है। हमारे लिए सत्ता इसीलिए था जो हमने किया है कि राम मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी को बनाया, धारा 370 समाप्त किया हमने, राम मंदिर बनाया हमने, है ना। जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे उनको समाप्त किया, जो ये गुलामी के प्रतीक थे उनको हटाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई, जो है तो नया संसद भवन बनाया हमने। तो इस दिशा में हम नए भारत के निर्माण के लिए तो हमारी परिकल्पना है, उसी के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो दर्शन है वो बहुत बड़ा दर्शन है और हमारे कई प्लेटफॉर्म है हमको समझाने बुझाने, और हम वैचारिक रूप से इतने परिपक्व होते हैं कि अगर हमारी महत्वाकांक्षा है भी तो विचार के सामने वो गौण हो जाती है। बहुत असंभव होता है सर कई मौक़ों पर तो संभव हो जाता है कि ये चीज़ें सिद्धांतों में अच्छी लगती हैं और ये टकराव की स्थिति, इसीलिए इसमें भी आपके विपक्षी दल का ये कहना है कि सारे लोग वहाँ चले गए, हम अपने नए कार्यकर्ता को टिकट देंगे और इनके लोग आपस में टकराएंगे और उसका फायदा जो है हमें मिलेगा। अरे नहीं ऐसा है, देखो जो भाजपा में आ गया वो भाजपा से कुछ नहीं ले जा सकता। और एक चीज़ और है, उसी पे मैं टिहरी वाले विषय पर फिर आऊँगा। आपने एक चीज़ बीच में कही कि जो पार्टी का आदेश होगा वो कार्यकर्ता सब मानेंगे। पार्टी का आदेश विनोद सोयाल जी टिहरी में होते हैं, तो विनोद सोयाल जी उसके लिए तैयार हैं? अरे विनोद सोयाल जी का विषय कहाँ से आ रहा है? विनोद सोयाल जी समय जो है तो विनोद सोयाल जी पार्टी के कार्यकर्ता है ना। तो युवा कल्याण के उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे अभी जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी दी है, पहले मैं उस पर काम करने का प्रयास कर रहा हूं। 6 महीने बाद की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ सर। अरे वो भविष्य के गर्भ में लिखा हुआ है, तब क्या होता है। अरे एक सवाल और है मेरा, पार्टी आपको बोलती है कि सोयाल जी आपको एक निर्णय लेना है, 27 के टिकट के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, देवप्रयाग सीट या टिहरी सीट? देखो मेरे बारे में निर्णय करने वाले ऊपर बहुत बैठे हुए हैं। नहीं आपके पास देखो मेरे बारे में ऑब्जर्वेशन करने वाले ऊपर बहुत बैठे हुए, मेरे नेतृत्व बैठा हुआ है और वो मुझे इतने वर्षों से काम करते हुए देख रहे हैं। जहाँ उन्हें मेरी भूमिका नजर आती है वहाँ वो मुझे काम देते हैं। मैं कई बार बाहर के प्रदेशों में चुनाव लड़ाने जाता हूँ, उस भूमिका में मैं रहता हूँ
अब जिस रूप में मेरी भूमिका तय करेंगे उस भूमिका के साथ मैं रहूंगा, क्योंकि मैं विचारधारा से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरी अपनी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मतलब आप ये चीज़ें पार्टी के ऊपर छोड़ रहे हैं। हाँ, अब सर बाइंड अप की तरफ चलते हैं। एक सवाल मैं लास्ट में लेना चाहता हूँ आपसे। इस प्रदेश का एक भावनात्मक मुद्दा है राजधानी का। 26 वर्ष हमें होने को हैं और राजधानी का निर्णय नहीं हो पाया। और जो मैंने यूकेडी की बात करी वो इसी चीज़ को आजकल जनता के बीच में ले जा रही है कि इन दोनों दलों ने जो है राजधानी का इशू लटकाया और आज भी हम अस्थायी राजधानी के रूप में देहरादून शहर को बिगाड़ चुके हैं। देखो ऐसा है, जो बच्चे 18 साल के हो रहे हैं अभी, उस समय मतदाता बन रहे हैं, मैं उनसे विशेष रूप से आप अपील करना चाहता हूं कि उन्होंने 2014 से पहले का भारत नहीं देखा था। तो वो 6 वर्ष के थे कि उन्होंने कांग्रेस का राज नहीं देखा था। कांग्रेस ने इतने जुल्म किए जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था, मुलायम सिंह साहब मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माताओं और बहनों का सबका योगदान था उसमें, उत्तराखंड की पूरी जनता का योगदान था, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव पारित भारतीय जनता पार्टी ने किया और संसद के अंदर भी राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। तो इसलिए यहाँ की जनता समझती है कि हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ के दुख दर्द को समझती है, इसलिए वो राज्य दिया है। इसलिए मैं उन नौजवान युवाओं को अपील करना चाहता हूँ कि वो ये भी ध्यान रखें कि 2012 से पहले वो अपने से पहले वालों को पूछ लें कि इस गांव में सड़क कौन लाया, इस गांव में विकास कैसे हुआ, ये ऑलवेदर रोड कैसे बनी। मुझे ध्यान है जब घनसाली से पहले दिल्ली जाते थे तो उसकी कमर टूट जाती थी दिल्ली जाते। आज देखो ना, आज कहाँ है, किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम तो काम के आधार पर बोल रहे हैं ना। मैं राजधानी वाला सवाल ले रहा था। तो राजधानी वाले सवाल पर अब आप बताइए, देखो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम राजधानी नहीं बनाएंगे, लेकिन वहां पर अभी एक प्लान तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अकेले स्थान पर वह स्थान है, सबकी जन भावनाएं भी जुड़ी हुई है और पार्टी चाहती भी, लेकिन वहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक इस तरह से, और पार्टी अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। पहला प्रयास ये होगा कि 6 महीने तक वहाँ बैठे, उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करें, धीरे धीरे जो परिस्थितियाँ बनेंगी तो पार्टी करेगी। वो ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये आम लोगों का सवाल है सर ना कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए आपके पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे उनके टाइम पे बन गई थी, इन 5 वर्षों में भी उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और 26 वर्षों में हम केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी बना पाए। और उत्तराखंड क्रांति दल का यही आरोप इसलिए लगता है कि दोनों पार्टियां केवल इसको चुनावी मुद्दा बनाती है, क्योंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और निर्णय कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे हैं दोनों दल। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी जब सब सारी सुविधाएं, तो फिर अधिकारी सब बैठे वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। और मैं आशावादी हूँ कि मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है और ये राज्य पर्वतीय राज्य है, ये बना इसीलिए कि पर्वतीय राज्य का विकास हो, लेकिन हमारे साथ और भी मैदान का क्षेत्र जुड़ा है, तो सबका समग्र विकास हो। और निश्चित रूप से सब विकास के सोपान सब स्थापित कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। अब वहाँ पर अभी मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पर जैसे सुविधाएं पूरी प्रारंभ हो जाएंगी तो अपने आप ही वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सर आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः हमारी टीम की तरफ से आपको इस दायित्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और आपके आगे के राजनीतिक जीवन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके चैनल का, और मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि आपके चैनल को अधिक से अधिक संख्या में देखिए। आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।